इसबगोल, जिसे साइंटिफिकली प्लांटागो ओवाटा कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल क्रॉप है। यह अपने बीजों और हस्क के लिए फेमस है, जिसे सौंफ या साइलियम कहते हैं। बहुत से लोग साइलियम को डाइटरी फाइबर के रूप में यूज करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प मिल सके। ये दुनिया भर में कई हेल्थ प्रोडक्ट्स का एक ही इंग्रेडिएंट है। किसानों के लिए इसबगोल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये एक कम टाइम वाला क्रॉप है, मतलब ये जल्दी उगता है। इसे दूसरे ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले कम पानी की भी जरूरत होती है, इसलिए यह किसानों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है, खासकर उन एरिया में जहां पानी कम होता है। इसबगोल की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, हमारे देश में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, जिससे की गई मेहनत का अच्छा रिटर्न मिलता है। किसी भी क्रॉप की सक्सेस सही क्लाइमेट और मिट्टी को समझने से शुरू होती है। इसबगोल ठंडे और सूखे मौसम में अच्छा उगता है, इसलिए सर्दियों का मौसम, खासकर अक्टूबर से मार्च तक, इसकी खेती के लिए परफेक्ट टाइम है। प्लांट को अपनी ग्रोथ के टाइम क्लियर सनलाइट वाले दिन चाहिए। ज्यादा बारिश या बहुत ह्यूमिड कंडीशन इसबगोल के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनसे बीमारियां लग सकती हैं और बीजों की क्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्वेस्टिंग के टाइम बारिश ना हो। थोड़ी सी पाला ठीक है, लेकिन लंबी ठंड यंग प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। प्लांट काफी मजबूत है, लेकिन इसे अपनी पसंद की वेदर कंडीशंस देने से किसान को हेल्दी और अच्छी हार्वेस्ट मिलती है। मिट्टी की बात करें तो इसबगोल बहुत डिमांडिंग नहीं है, लेकिन यह कुछ खास तरह की मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। हल्की से मीडियम मिट्टी, जैसे रेतीली दोमट या दोमट मिट्टी को आइडियल माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिट्टी में अच्छी ड्रेनेज होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग, जहां पानी खेत में लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, इसबगोल की जड़ों के लिए बहुत डैमेजदायक है और पूरे क्रॉप को खराब कर सकता है। मिट्टी का पीएच लेवल न्यूट्रल से थोड़ा अल्कलाइन होना चाहिए, आमतौर पर 7.0 से 8.5 के बीच। बोने से पहले अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाना अच्छा रहता है। यह सिंपल स्टेप आपको यह समझने में हेल्प करता है कि आपकी जमीन सूटेबल है या नहीं और कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, जिससे आप एक सक्सेसफुल क्रॉप साइकिल के लिए खेत को ठीक से तैयार कर सकते हैं। सही जमीन की तैयारी अच्छी खेती की फाउंडेशन है। इसबगोल के लिए खेत को तैयार करने के लिए आपको 1 या 2 गहरी जुताई से शुरू करना चाहिए। इससे कोई भी हार्ड मिट्टी टूट जाती है और जड़ों को गहरा बढ़ने में हेल्प मिलती है। जुताई के बाद जमीन को बराबर करना चाहिए ताकि पूरे खेत में पानी बराबर से फैले। खेत से सभी खरपतवार और ओल्ड क्रॉप के अवशेष हटा दें, क्योंकि वे नए क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स और पानी के लिए कंपटीशन करते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार खेत में एक फाइन और स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, जिसे फाइन टिल्थ कहते हैं। यह इंश्योर करता है कि छोटे इसबगोल के बीज मिट्टी से अच्छे से कांटेक्ट करें, जिससे अच्छी जर्मिनेशन और प्लांट्स के लिए एक मजबूत शुरुआत होती है। बीजों को बोने के लिए सही समय चुनना एक अच्छी इसबगोल की हार्वेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बोने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के मिड तक होता है। बहुत जल्दी बोने से यंग प्लांट्स को ज्यादा टेम्परेचर मिल सकता है, जबकि बहुत देर से बोने से ठंड के कारण उनकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड बीजों का उपयोग करना जरूरी है, जो एक भरोसेमंद जगह से लिए गए हों। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए आपको आमतौर पर लगभग 4 से 6 किलोग्राम बीजों की जरूरत होगी। सही बीज रेट का उपयोग करने से यह इंश्योर होता है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा घने न हों, जिससे हर प्लांट को पर्याप्त सनलाइट, हवा और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ताकि वे मजबूत और हेल्दी उग सकें। बोने का तरीका भी क्रॉप की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जहां बीजों को तैयार खेत में हाथ से बराबर से फैलाया जाता है, इसबगोल के लिए सबसे कॉमन है। ब्रॉडकास्टिंग के बाद बीजों को लाइट रेक का यूज करके मिट्टी की ऊपरी लेयर में मिला देना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि बीज मिट्टी की एक पतली लेयर से ढके हों, जिससे उन्हें अंकुरित होने में हेल्प मिलती है। दूसरा मेथड है लाइन सोइंग, जहां बीजों को लाइनों में बोया जाता है। इस मेथड में थोड़े कम बीज यूज होते हैं और इससे बाद में वीडिंग और दूसरे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करना बहुत आसान हो जाता है। प्लांट्स को सही ढंग से बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए लाइनों को लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इरिगेशन इसबगोल की खेती का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन इसे केयरफुली से मैनेज करना चाहिए। पहला इरिगेशन बीज बोने के तुरंत बाद देना चाहिए। यह अच्छी जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद के इरिगेशन हल्के होने चाहिए और तभी दिए जाने चाहिए जब मिट्टी सूखी दिखे। इसबगोल एक ऐसा क्रॉप है
जिसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है, और ज्यादा पानी देना कम पानी देने से ज्यादा डैमेजदायक हो सकता है। आमतौर पर पूरे क्रॉप साइकिल के लिए लगभग 3 से 4 हल्के इरिगेशन काफी होते हैं। पानी देने के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज टिलरिंग के टाइम होती है, जब नए शूट्स निकलते हैं, और फ्लावरिंग स्टेज के दौरान। हमेशा यह इंश्योर करें कि खेत में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि इससे रूट रोट डिजीज हो सकती है। क्रॉप की ग्रोथ के बिगिनिंग स्टेज में वीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। खरपतवार इस बगोल के प्लांट्स के साथ सनलाइट, पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे फाइनल यील्ड काफी कैन बी रिड्यूस्ड। पहली वीडिंग बोने के लगभग 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। अगर आपने लाइन सोइंग मेथड का यूज किया है तो वीडिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप लाइनों के बीच से खरपतवार हटाने के लिए टूल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरी वीडिंग बोने के लगभग 40 से 50 दिन बाद जरूरी हो सकती है। खेत को वीड्सों से साफ रखने से यह इंश्योर होता है कि आपके क्रॉप को मजबूत जड़ों और हेल्दी स्पाइक्स को डेवलप करने के लिए सभी रिसोर्सेज मिलें, जिससे अल्टीमेटली अच्छी क्वालिटी के बीजों की ज्यादा यील्ड मिलती है। सही न्यूट्रिएंट्स देना एक हेल्दी और प्रोडक्टिव इस बगोल क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि इस बगोल को फर्टिलाइजर की ज्यादा डोज की जरूरत नहीं होती, एक बैलेंस एप्लीकेशन बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। बोने से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई फार्मयार्ड खाद डालना फायदेमंद होता है। इससे मिट्टी की बनावट और फर्टिलिटी में सुधार होता है। केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की बेसल डोज रेकमेंड की जाती है। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर लगभग 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस काफी होता है। फास्फोरस की पूरी डोज और नाइट्रोजन की आधी डोज बोने से ठीक पहले मिट्टी में डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की बची हुई आधी डोज पहली इरिगेशन के बाद बोने के लगभग 30 दिन बाद डाली जा सकती है। क्रॉप को बीमारियों से बचाना हर किसान की एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बगोल को सबसे कॉमन बीमारी जो प्रभावित करती है वह है डाउनी मिल्ड्यू। यह बीमारी पत्तों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बों के रूप में दिखाई देती है, जिसमें निचली सतह पर सफेद कॉटन जैसी ग्रोथ होती है। यह आमतौर पर ह्यूमिड और क्लाउडी मौसम में होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए किसान मैनकोजेब या मेटालैक्सिल जैसे फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं जैसे ही पहले सिम्पटम्स दिखें। प्रिवेंटिव मेजर लेना हमेशा बेहतर होता है। ओवर इरिगेशन से बचें और बीजों को बहुत घना न बोकर अच्छी एयर सर्कुलेशन इंश्योर करें। एक हेल्दी, अच्छी तरह से पोषित प्लांट बीमारियों के प्रति नेचुरली ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, इसलिए शुरुआत से ही सही देखभाल बहुत हेल्प करती है। पेस्ट कंट्रोल क्रॉप मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जबकि इस बगोल एक रिलेटिवली हार्डी क्रॉप है, इस पर कभी कभी एफिड्स जैसे पेस्ट्स का अटैक हो सकता है। एफिड्स छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के टेंडर पार्ट्स से एसएपी चूसते हैं, जिससे यह कमजोर हो सकता है और यील्ड कैन बी रिड्यूस्ड। वे आमतौर पर फ्लावरिंग स्टेज के दौरान दिखाई देते हैं। अगर आपको इन्फेस्टेशन दिखे तो आप लोकल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट द्वारा रेकमेंड किया गया एक हल्का इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि केमिकल स्प्रे का यूज तभी करना समझदारी है जब बिल्कुल जरूरी हो। लेडीबग्स जैसे नेचुरल प्रीडेटर्स को बढ़ावा देने से भी एफिड पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने में हेल्प मिल सकती है। खेत की रेगुलर मॉनिटरिंग से किसी भी पेस्ट प्रॉब्लम को जल्दी पता लगाने में हेल्प मिलती है। जैसे जैसे क्रॉप मैच्योरिटी के करीब आता है, आप प्लांट्स में अलग अलग बदलाव देखेंगे। इस बगोल के प्लांट्स पीले भूरे रंग के होने लगेंगे, पत्ते सूख जाएंगे और स्पाइक्स जिनमें कीमती बीज होते हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आप अपनी उंगलियों के बीच एक स्पाइक को धीरे से दबाकर मैच्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगर बीज आसानी से निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि क्रॉप हार्वेस्ट के लिए तैयार है। यह आमतौर पर बोने के लगभग 110 से 130 दिन बाद होता है। यह बहुत जरूरी है कि इस पीरियड के दौरान मौसम साफ और सूखा हो। मैच्योरिटी के टाइम कोई भी बारिश बीजों को स्पाइक से गिरा सकती है, जिससे किसान को यील्ड का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बगोल की हार्वेस्टिंग सही समय पर और बहुत केयरफुली से करनी चाहिए ताकि यील्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्रॉप की हार्वेस्टिंग सुबह के घंटों में करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुबह की ओस बीजों को बिखरने और जमीन पर गिरने से रोकने में हेल्प करती है। जब प्लांट्स को काटा जाता है, किसानों को प्लांट्स को जमीन के करीब काटने के लिए एक तेज दरांती का यूज करना चाहिए।
काटने के बाद प्लांट्स को बंडल करके खेत में सनलाइट में कुछ दिनों के लिए सूखने देना चाहिए। सही सुखाना बहुत जरूरी है। इससे बीजों को स्पाइक्स से अलग करने की प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। यह केयरफुली पूर्वक और समय पर की गई हार्वेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि आप अपने खेत से ज्यादा कीमती बीज इकट्ठा कर सकें। हार्वेस्ट किए गए प्लांट्स के अच्छी तरह सूख जाने के बाद अगला स्टेप थ्रेशिंग और प्रोसेसिंग है। थ्रेशिंग प्लांट्स के बाकी मटेरियल से बीजों को अलग करने की प्रोसेस है। यह सूखे प्लांट्स को एक साफ फ्लोर पर डंडों से मारकर मैन्युअल तरीके से किया जा सकता है या एक मैकेनिकल थ्रेशर का यूज करके थ्रेशिंग के बाद बीजों को साफ करने की जरूरत होती है। इसमें विनोइंग शामिल है जो हल्के भूसे और धूल को भारी बीजों से अलग करती है। फाइनल प्रोडक्ट साफ सूखे बीज होने चाहिए। हस्क जो सबसे कीमती पार्ट है, प्रोसेसिंग मिल्स में बीज से अलग किया जाता है। किसान आमतौर पर इन मिल्स या मार्केट में ट्रेडर्स को साफ बीज बेचते हैं। इस बगोल का मार्केट बहुत मजबूत और स्टेबल है। इंडिया के अंदर और कई दूसरे देशों में भी फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज में साइलियम हस्क की हाई डिमांड है। यह लगातार डिमांड आमतौर पर यह इंश्योर करती है कि किसानों को उनके प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिले। मार्केट प्राइस एक साल में ओवरऑल प्रोडक्शन और बीजों की क्वालिटी के आधार पर बदल सकता है। जो बीज साफ, सूखे और अच्छी हस्क कंटेंट वाले होते हैं उनकी कीमत ज्यादा मिलती है। किसानों को अलग अलग लोकल मार्केट्स या मंडियों में करंट मार्केट रेट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वे अपने प्रोडक्ट को सबसे प्रॉफिटेबल टाइम पर बेच सकें। यह मार्केट नॉलेज सबसे अच्छा रिटर्न पाने की कुंजी है। इस बगोल की खेती किसानों के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकती है। खेती की लागत दूसरे क्रॉप्स के मुकाबले रिलेटिवली कम होती है क्योंकि इसे कम पानी, फर्टिलाइजर और लेबर की जरूरत होती है। अच्छी हार्वेस्ट के साथ एक किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 15 क्विंटल बीजों की यील्ड की उम्मीद कर सकता है। अच्छे मार्केट प्राइस को देखते हुए नेट प्रॉफिट काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। हालांकि किसानों को सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क हार्वेस्ट पीरियड के दौरान बेमौसम बारिश है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वेदर फोरकास्ट के अनुसार केयरफुली पूर्वक प्लानिंग बहुत जरूरी है। बुवाई से लेकर बेचने तक अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का पालन करके किसान इस बगोल की खेती को अपनी फार्मिंग सिस्टम का एक सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग पार्ट बना सकते हैं।